नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल सीरीज में हम बात करेंगे बैकवर्ड क्लास मूवमेंट्स पर, यानी कि पिछड़े वर्ग के आंदोलनों पर। जी। पिछले कुछ दशकों में और खासकर अगर हम देखें तो 1990s के बाद से हमने ये नोटिस किया है कि भारत की पॉलिटिक्स और सोसाइटी में बैकवर्ड क्लासेस मतलब पिछले वर्ग, इनकी विजिबिलिटी काफी बढ़ी है। हाँ बिल्कुल, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो इनका असर बिल्कुल साफ साफ दिखता है। सही बात है। हाँ, ये बात भी है कि साउथ इंडिया जैसे कुछ रीजन्स में ये पहले से ही एक इम्पोर्टेंट सोशल और पॉलिटिकल फोर्स थे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वहाँ तो इनका प्रभाव काफी पहले से रहा है। लेकिन अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो पूरे देश का ध्यान इनकी तरफ तब गया जब 1990 में वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का वो फैसला किया। जी, वो एक लैंडमार्क मूवमेंट था जिसने सरकारी नौकरियों में ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन की सिफारिश की थी। वो तो एक टर्निंग पॉइंट ही था भारतीय राजनीति में। तो आज हम इसी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये बैकवर्ड क्लासेस हैं कौन और ये मुद्दा इतना पेचीदा क्यों है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये जो शब्द है बैकवर्ड क्लासेस, ये सुनने में जितना सीधा लगता है ना उतना है नहीं। अच्छा। हाँ, इस पे बहुत बहस होती है और अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि इसमें कौन लोग आते हैं कौन नहीं आते हैं। जैसा कि मार्क गेलांटर ने भी अपनी काफी मशहूर किताब कंपीटिंग इक्वालिटीज, लॉ एंड द बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया में लिखा है कि ये कॉन्सेप्ट दरअसल काफी लूज है। लूज मतलब? हाँ, मतलब इसकी बाउंड्री बहुत साफ साफ तय नहीं है। कौन अंदर है कौन बाहर, ये हमेशा क्लियर नहीं होता। ये एक तरह से कह सकते हैं बहुरूपिया शब्द है। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर ये बैकवर्ड क्लासेस हैं कौन? अगर हमें इन्हें सोशियोलॉजिकली समझना हो, समाजशास्त्रीय नजरिए से, तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, समाजशास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखें तो बैकवर्ड क्लासेस उन बहुत सारी जातियों का समूह है जो ट्रेडिशनल इंडियन सोशल हायरार्की में, यानी जो सामाजिक ऊंच नीच का हमारा पारंपरिक ढांचा है, उसमें शेड्यूल्ड कास्ट्स यानी अनुसूचित जातियों, जिन्हें हम दलित भी कहते हैं, उनसे तो ऊपर मानी जाती हैं। अच्छा। लेकिन जो तथाकथित सवर्ण या अपर कास्ट्स हैं, उनसे नीचे समझी जाती हैं। तो ये एक तरह की इंटरमीडिएट या कह लीजिए मध्यवर्ती स्थिति है। न तो ये हायरार्की के बिल्कुल नीचे है और न ही बिल्कुल ऊपर। ठीक है। इस बड़े समूह में मुख्य रूप से दो तरह की जातियां आती हैं। एक तो है जिन्हें हम इंटरमीडिएट कास्ट्स कहते हैं। इनमें ज्यादातर पारंपरिक रूप से खेती करने वाली जातियां शामिल हैं, मतलब कल्टीवेटिंग कास्ट्स जो जमीन से जुड़ी रही हैं, जैसे यादव, कुर्मी, जाट, वोकालिगा, कम्मा, इस तरह की जातियां। और दूसरा समूह है कारीगर यानी आर्टिसंस और सेवा जातियों का, सर्विस कास्ट्स, जो तरह तरह के हुनर या सेवाएं समाज को देती थी। अच्छा, मतलब एक तरफ वो जो खेती किसानी करते थे और दूसरी तरफ वो जो गांव या समाज को अपनी स्किल्स या सर्विसेज देते थे, जैसे लोहार, कुमार, नाई, धोबी, ये सब। हाँ, बिल्कुल यही। पारंपरिक सामाजिक और आर्थिक ढांचे में इन इंटरमीडिएट कल्टीवेटिंग कास्ट्स का सीधा संबंध जमीन पर प्रोडक्शन प्रोसेस से था। मतलब वो जमीन जोतते थे, फसल उगाते थे, एक तरह से वो एग्रीकल्चर बैकबोन थे समाज के कई हिस्सों में। जबकि सर्विस कास्ट्स और आर्टिसंस समाज को अपनी खास सेवाएं या हुनर मुहैया कराते थे। कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई लोहे का, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई बाल काट रहा है, वगैरह। और इन्हीं को कलेक्टिवली अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसीज कहा जाता है। और ये पॉइंट भी शायद क्लियर करना जरूरी है कि ये स्केड्यूल्ड कास्ट यानी एससीज और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटीज से एक अलग कैटेगरी है ना? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये बहुत जरूरी है समझना। जब हम ओबीसीज की बात करते हैं तो ये एससीज और एसटीज से अलग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनके लिए अलग प्रोविजंस हैं, अलग पहचान है। ओबीसी कैटेगरी में एससी या एसटी कम्युनिटीज शामिल नहीं होती। ये भारत के सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, सामाजिक स्तरीकरण का एक और महत्वपूर्ण डायमेंशन है। तो सुनने वालों की सहूलियत के लिए क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं? देश के अलग अलग हिस्सों में कौन सी जातियां आमतौर पर ओबीसीज में गिनी जाती हैं? इससे एक कॉन्क्रीट आइडिया मिलेगा कि हम किन कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं। जरूर, उदाहरणों से बात ज्यादा साफ हो जाती है। सही कहा आपने। देखिए, भारत में विविधता तो बहुत है, तो हर रीजन में डोमिनेंट ओबीसी जातियां आपको अलग अलग मिलेंगी। हाँ, ये तो है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और कुछ हद तक हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी, तो यहाँ यादव, कुर्मी, कोयरी, जिन्हें कुशवाहा भी कहते हैं,
गुज्जर और जाट जैसी जातियां प्रमुख ओबीसी कम्युनिटीज में गिनी जाती हैं। इनमें से कई जातियां संख्या में काफी ज्यादा हैं और जमीन पर इनका अच्छा खासा कंट्रोल भी रहा है। खासकर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इनका उभार और ज्यादा हुआ। अच्छा। वहीं अगर हम साउथ इंडियन स्टेट्स की तरफ देखें, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तो वहां आपको कम्मा, रेड्डी, कुछ राज्यों में ओबीसी लिस्ट में है, कापू, वोकलिगा, लिंगायत। कर्नाटक में ये एक बड़ा और पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंशियल समुदाय है। हाँ, लिंगायतों का तो काफी सुना है। बिल्कुल। फिर तमिलनाडु में वानियार, केरल में इजावा, ऐसी कई जातियां हैं जो ओबीसी कैटेगरी में आती हैं और वहां की पॉलिटिक्स और सोसाइटी में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। इनमें से भी कई समुदाय हिस्टोरिकली जमीन से जुड़े रहे हैं और काफी प्रभावशाली भी हैं। और पश्चिम भारत का क्या? गुजरात, महाराष्ट्र? हाँ, वेस्ट इंडिया में जैसे गुजरात और महाराष्ट्र, तो वहाँ पटेल गुजरात में, हालांकि इनका स्टेटस खैर कंटेस्टेड रहा है, काफी आंदोलन हुए हैं। कोली और महाराष्ट्र में मराठा समुदाय। हाँ, मराठा आरक्षण का मुद्दा तो बहुत सालों से चल रहा है। बिल्कुल, जिनका ओबीसी स्टेटस हाल के वर्षों में काफी डिबेट का विषय रहा है। कोर्ट तक मामला गया। तो ये जो प्रभावशाली कृषि जातियां हैं ना, इन्हें कई बार समाजशास्त्री अपर बैकवर्ड क्लासेस या डोमिनेंट बैकवर्ड क्लासेस भी कहते हैं। अच्छा, अपर या डोमिनेंट बैकवर्ड, ये क्यों? क्योंकि संख्या बल में, जमीन पर कंट्रोल में और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के मामले में ये अक्सर अन्य ओबीसी समूहों से ज्यादा मजबूत स्थिति में होती हैं। इसीलिए ये टर्म यूज होता है। समझ गया। ये तो हुई ज्यादातर वो जातियां जिनका जिक्र खेती या जमीन पर प्रभुत्व के संदर्भ में आता है। आपने कारीगर यानी आर्टिजन्स और सेवा जातियां यानी सर्विस कास्ट्स का भी जिक्र किया था। उनके कुछ उदाहरण और उनकी स्थिति के बारे में थोड़ा और बताइए। वो शायद उतनी डोमिनेंट नहीं होती होंगी। हाँ, वो भी ओबीसीज का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि अक्सर ये जो डोमिनेंट ओबीसीज की चर्चा होती है उसमें वो पीछे रह जाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है। इनमें जैसे बढ़ई, लोहार, सुनार, नाई, धोबी, कुम्हार, तेली, पानी भरने वाले जैसे कहार, इस तरह की बहुत सी जातियां शामिल हैं। ये जातियां लगभग हर राज्य में पाई जाती हैं, हालांकि उनकी संख्या और सामाजिक स्थिति अलग-अलग हो सकती है। और कई राज्यों में जैसे बिहार या तमिलनाडु में इन कमजोर कारीगर और सेवा जातियों को मोस्ट बैकवर्ड कास्ट्स MBCs या अति पिछड़ा वर्ग के रूप में अलग से पहचाना भी गया है। अच्छा, MBCs? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन अक्सर डोमिनेंट ओबीसीज से भी ज्यादा खराब होती है। इनके पास जमीन कम होती है या बिल्कुल नहीं होती, और ये अक्सर अपनी सर्विसेज के बदले मिलने वाली जो आय होती है उस पर निर्भर रहते हैं, जो ज्यादातर मामलों में बहुत कम होती है। तो ओबीसी के अंदर भी एक तरह की हायरार्की है, एक स्तरीकरण है, सब एक जैसे नहीं है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, इन सेवा और कारीगर जातियों के पारंपरिक संबंध समाज में दूसरे समूहों, खासकर डोमिनेंट जातियों के साथ कैसे थे? क्या कोई स्पेसिफिक सिस्टम था जिसके तहत ये काम करते थे, कुछ जजमानी जैसा? हाँ, बिल्कुल, आपने सही शब्द पकड़ा। इनके पारंपरिक संबंध अक्सर जजमानी सिस्टम के ढांचे में चलते थे। अच्छा, ये वही जजमानी सिस्टम? हाँ जी, ये एक तरह का ट्रेडिशनल सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम था, जिसमें लेन देन वस्तु विनिमय यानी बार्टर या अनाज के रूप में ज्यादा होता था, कैश में कम। इस व्यवस्था में ये सेवा जातियां और कारीगर, जिन्हें कई इलाकों में कमेन या प्रजा भी कहा जाता था, गांव की डोमिनेंट या ऊंची जातियों के परिवारों के लिए पुश्तैनी तौर पर काम करते थे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। और ये डोमिनेंट परिवार उनके पेट्रन्स या जजमान कहलाते थे। यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये है कि ये जजमान सिर्फ पारंपरिक रूप से ऊंची मानी जाने वाली जातियां जैसे ब्राह्मण या राजपूत ही नहीं होते थे। अच्छा, और कौन? कई जगहों पर गांव की जो डोमिनेंट इंटरमीडिएट कल्टिवेटिंग कास्ट्स थीं, जैसे कि यादव, कुर्मी, जाट, वोकेलिगा या रेड्डी, वो भी जजमान की भूमिका में होती थीं। मतलब ये खुद भी जजमान होते थे? हाँ, मतलब ये प्रभावशाली किसान जातियां भी इन कारीगर और सेवा जातियों से अपनी सेवाएं लेती थीं और बदले में उन्हें फसल का हिस्सा या कुछ और देती थीं। तो ये दिखाता है कि पावर स्ट्रक्चर सिर्फ अपर कास्ट्स वर्सेस अदर्स का नहीं था, बल्कि इन इंटरमीडिएट डोमिनेंट कास्ट्स के नीचे भी एक और स्तर था जहां ये सेवा जातियां आती थीं। जजमानी व्यवस्था काफी जटिल थी। तो इसका मतलब तो साफ है कि सभी ओबीसी जातियां एक ही नाव में सवार नहीं है।
उनमें आपस में ही जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल पावर, सब में काफी डाइवर्सिटी होगी। बिल्कुल, और यही इस कैटेगरी को समझने में सबसे क्रूशल पॉइंट है। मेरे ख्याल से ये सबसे जरूरी बात है। ओबीसीज एक बेहद हेट्रोजीनियस यानी विजातीय या विविध समूह है। आप उन्हें एक सिंगल यूनिफाइड ब्लॉक की तरह नहीं देख सकते, कभी नहीं। हाँ, ये गलती हो जाती है अक्सर। बिल्कुल, उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक हालात, जमीन पर उनका कंट्रोल, शिक्षा का स्तर, राजनीतिक भागीदारी यानी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इन सब में जबरदस्त अंतर है। एक तरफ आपको काफी प्रॉस्परस जमीन वाले पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल ओबीसी ग्रुप्स मिलेंगे, तो दूसरी तरफ ऐसे ओबीसी ग्रुप्स भी हैं जो बेहद गरीब है, लैंडलेस है और जिनके समाज में कोई खास पूछ नहीं है। यहाँ तक कि जैसा मैंने कहा, जिन ओबीसी जातियों को ट्रेडिशनल हायरार्की में लगभग एक ही पायदान पर रखा जाता है, उनमें भी उनके अग्रेरियन हिस्ट्री यानी कृषि इतिहास और जमीन के साथ उनके रिश्ते के आधार पर बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। मतलब वो जमीन के मालिक रहे हैं या किराएदार, बटाईदार, इससे उनकी पूरी सोशल और इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री बदल जाती है। ये कैसे? क्या कोई उदाहरण देकर इस पॉइंट को और साफ कर सकती हैं? ये बात तो और भी रोचक होती जा रही है। जरूर जरूर। चलिए जाट समुदाय का उदाहरण लेते हैं, जिनका जिक्र हमने पहले भी किया था नॉर्थ इंडिया के संदर्भ में। हाँ, जाट। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, जिसमें आज का हरियाणा भी शामिल था, हाँ। पुराने पंजाब की बात कर रही हूँ, और राजस्थान के भरतपुर जैसे इलाकों में जाट कम्युनिटी आज़ादी से पहले भी एक डोमिनेंट कम्युनिटी मानी जाती थी। अच्छा, आजादी से पहले भी? हाँ, उनकी अपनी मजबूत ट्रेडिशनल कास्ट काउंसिल्स थीं, जिन्हें खाप पंचायत कहा जाता है। खाप पंचायतें, हाँ। इन खापों के मुखिया अक्सर वंशानुगत चौधरी होते थे, जो कम्युनिटी के इंटरनल सोशल और जुडिशल मामलों को हैंडल करते थे। ये काफ़ी पावरफुल बॉडीज थीं उस जमाने में, और आज भी कई जगह हैं। आर्थिक रूप से देखें तो ये ज़्यादातर इंडिपेंडेंट पेजेंट प्रोप्राइटर्स थे। मतलब वो अपनी जमीन के मालिक थे और खुद खेती करते थे। उनके और स्टेट के बीच में आमतौर पर कोई बिचौलिया लैंडलॉर्ड या जमींदार नहीं होता था। खासकर रैयतवाड़ी क्षेत्रों में वो सीधे सरकार को लगान देते थे, और गांव के दूसरे समुदायों, खासकर दलितों, कारीगरों और सेवा जातियों पर उनकी एक डोमिनेंट पोजीशन थी। अच्छा, तो मतलब जाट समुदाय कम से कम इन क्षेत्रों में आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफी सशक्त था, भले ही उन्हें पारंपरिक वर्ण व्यवस्था में क्षत्रियों से नीचे या सवर्णों के दायरे से बाहर माना जाता रहा हो। लेकिन क्या सभी इंटरमीडिएट कल्टीवेटिंग कास्ट्स की यही कहानी थी? सब ऐसे ही थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर वो हेट्रोजीनिटी साफ दिखती है जिसकी हम बात कर रहे थे। ज्यादातर अन्य मध्यवर्ती जातियां, खासकर अगर आप ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार या बंगाल के इलाकों में देखें, तो वो इस तरह के इंडिपेंडेंट पेजेंट प्रोप्राइटर्स नहीं थीं। तो वो क्या थे? वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के टेनेंट थीं, यानी काश्तकार, किराएदार या बटाईदार। और कई मामलों में तो ये लैंडलॉर्ड गांव में रहते भी नहीं थे। वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स थे, जो शहरों में रहते थे और अपने लोकल एजेंट्स या कारिंदों के जरिए किसानों से भारी लगान वसूलते थे और उनका जमकर शोषण करते थे। ओह, तो इनकी स्थिति काफी अलग थी। बहुत अलग। इन टेनेंट जातियों का लैंडलॉर्ड्स द्वारा कई तरीकों से एक्सप्लॉयटेशन होता था। बहुत ज्यादा लगान यानी रेंट देना पड़ता था, बेगार यानी फोर्स्ड लेबर करनी पड़ती थी, कर्ज का भारी बोझ होता था, जमीन से कभी भी बेदखली का डर बना रहता था और सामाजिक अपमान भी झेलना पड़ता था। तो उनकी स्थिति जाटों या अन्य डोमिनेंट पेजेंट प्रोप्राइटर्स से बहुत अलग और बहुत कमजोर थी। इस लिहाज से देखें तो ये मध्यवर्ती टेनेंट जातियां, जैसे पूर्वी यूपी के कुर्मी या कोयरी की निचली परत या बिहार की कई जातियां, सेवा जातियों और कारीगर जातियां, ये सब कहीं ना कहीं लैंडलॉर्ड्स के शोषण का शिकार थीं। तो भले ही ये अलग अलग जातियां हों, काम अलग हों, हायरार्की में स्थान थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन इन मध्यवर्ती टेनेंट जातियों, कारीगरों और सेवा जातियों में कुछ कॉमन कल्चरल और इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस थे। अच्छा, मतलब एक साझा अनुभव था। हाँ, खासकर जमींदारी व्यवस्था के तहत एक्सप्लॉयटेशन का साझा अनुभव, और यही साझा अनुभव बाद में जब आंदोलन हुए तो इनकी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का एक आधार भी बना। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? व्हाट इज दिस ऑल मीन? इसका मतलब ये हुआ कि ओबीसी होने का आधार सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस नहीं है। परिभाषा इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एग्जैक्टली, सही पकड़ा आपने। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है समझने वाली। कॉन्स्टिट्यूशनली और सोशलॉजिकली
ओबीसीज को उन जातियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो शैक्षिक यानी एजुकेशनली और सामाजिक यानी सोशली रूप से पिछड़ी हों। अच्छा, शैक्षिक और सामाजिक? हाँ, गौर कीजिए, क्राइटेरिया है सोशली एंड एजुकेशनली बैकग्राउंड। जरूरी नहीं है कि वो आर्थिक यानी इकोनॉमिकली और राजनीतिक यानी पॉलिटिकली रूप से भी पिछड़ी हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, जैसा हमने जाटों या मराठों या साउथ की कमरेड्डी जैसी डोमिनेंट जातियों के उदाहरण में देखा, ये समुदाय आर्थिक रूप से काफी प्रॉस्परस हो सकते हैं, जमीन पर इनका कंट्रोल हो सकता है, पॉलिटिकल पावर भी हो सकती है, लेकिन ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की में उन्हें पिछड़ा माना जा सकता है या कम से कम अपर कास्ट नहीं माना जाता। इसीलिए मंडल कमीशन ने भी आर्थिक आधार को प्राइमरी क्राइटेरिया न बनाकर सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को ओबीसी रिजर्वेशन का आधार बनाया था। हालांकि ये क्राइटेरिया भी खैर डिबेट्स और कंट्रोवर्सी से परे नहीं है, उस पे भी बहुत बहस होती है। और आजकल हम ये भी बहुत सुनते हैं कि कई ऐसी जातियां जो शायद पहले खुद को ओबीसी नहीं मानती थीं या जिन्हें नहीं माना जाता था, अब वो खुद को ओबीसी लिस्ट में शामिल करवाने के लिए बड़े बड़े आंदोलन कर रही हैं। जैसे जाट आरक्षण आंदोलन, मराठा आरक्षण आंदोलन, गुजरात में पटेल आंदोलन, राजस्थान में गुज्जर आंदोलन, ये सब। तो ये ओबीसी की पहचान हासिल करना भी अपने आप में एक पॉलिटिकल प्रोसेस बन गया है, एक तरह की राजनीति है। बिल्कुल बिल्कुल। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये पहचान बनती कैसे है और बदलती कैसे है। किसी समुदाय का ओबीसी के रूप में क्लासिफाई या रिकग्नाइज्ड होना अब एक बड़ा पॉलिटिकल इश्यू बन चुका है। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ सोशल स्टेटस की बात नहीं रही अब, बल्कि स्टेट से मिलने वाले रिसोर्सेज, खासकर एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन का सवाल बन गया है। इसलिए किसी समुदाय के पास खुद को ओबीसी लिस्ट में शामिल करवाने के लिए पर्याप्त पॉलिटिकल क्लाउट यानी राजनीतिक दबदबा या संगठनात्मक शक्ति होनी चाहिए, ताकि वो सरकार पर दबाव बना सके, अपनी मांगें मनवा सके। प्रेशर पॉलिटिक्स। हाँ, प्रेशर पॉलिटिक्स। इसके कई उदाहरण हाल के वर्षों में दिखे हैं, जैसा आपने गिनाया भी। सोर्स में भी ये जिक्र है कि कैसे 1999 में राजस्थान सरकार ने और 2000 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जाट समुदाय को राज्य की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया। अच्छा, राज्यों ने शामिल किया। हाँ, ये दिखाता है कि ये पहचान कितनी फ्लूइड यानी परिवर्तनशील और डायनामिक है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि एक बार बन गई तो हमेशा रहेगी। इस पर लगातार संघर्ष यानी कॉन्टेस्टेशन चलता रहता है कि कौन इस कैटेगरी में आएगा, कौन नहीं आएगा और क्यों आएगा या क्यों नहीं आएगा। ये पहचान और क्लासिफिकेशन लगातार नेगोशिएशन, प्रेशर टैक्टिक्स और पॉलिटिकल प्रोसेसेस के जरिए शेप होते रहते हैं। ये एक कह सकते हैं ऑनगोइंग पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड है। तो ये थी पिछड़े वर्ग की पहचान, उनके वर्गीकरण और उनकी जबरदस्त डाइवर्सिटी से जुड़ी कुछ बुनियादी मगर बहुत जरूरी बातें। हमने समझा कि ये बैकवर्ड क्लासेस का कंसेप्ट कितना पेचीदा है। इसमें एक रूपता बिल्कुल नहीं है, बल्कि जबरदस्त हेट्रोजीनिटी है। खेतीहर जातियों से लेकर कारीगर और सेवा जातियों तक, और आर्थिक रूप से मजबूत समूहों से लेकर बेहद कमजोर तबकों तक सब इसमें आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इनका पिछड़ापन मुख्य रूप से सामाजिक और शैक्षिक माना गया है, न कि सिर्फ आर्थिक। हाँ, और ये भी साफ हुआ कि कैसे हिस्टोरिकल फैक्टर्स जैसे जमीन से रिश्ता, मतलब ओनरशिप थी या टेनेंसी थी, और कंटेम्परेरी पॉलिटिकल प्रोसेसेस, ये दोनों मिलकर इस पहचान को बनाते हैं और बदलते भी रहते हैं। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये समझना जरूरी है कि ये जो सोशल कैटेगरीज हैं, ये स्थिर या फिक्स नहीं है, ये हमेशा बदलती रहती हैं। अच्छा। ये लगातार बनती बिगड़ती रहती हैं। जैसे जैसे समाज और राजनीति में पावर इक्वेशंस बदलते हैं, वैसे वैसे इन पहचानों के मायने, इनके दावेदार और इनसे जुड़े मुद्दे भी बदलते रहते हैं। ये एक डायनामिक प्रोसेस है। ये तो हुई पहचान और वर्गीकरण की बात। अब देखते हैं कि इन वर्गों के आंदोलन कैसे शुरू हुए, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और उनका स्वरूप कैसा रहा। चलिए उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पिछले हिस्से में हमने आधार तैयार किया, अब जरा और गहराई में उतरते हैं। अब बात करते हैं पिछड़े वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर, और खास तौर पर आजादी के बाद जो राज की नीतियां थीं, मतलब सरकारी पॉलिसीज, उनका इन पर क्या और कैसा असर पड़ा। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, इम्पैक्ट ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। ये दौर बहुत अहम है ना। आजादी के बाद का भारत, खासकर ग्रामीण भारत, बहुत कुछ बदल रहा था और सरकार के फैसलों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई।
बिल्कुल बिल्कुल। आज़ादी के बाद खासकर आप देखें 50 और 60 के दशक में ग्रामीण भारत में एक बड़ा शिफ्ट आया। ये जो पिछड़े वर्ग या बैकवर्ड क्लासेस थे, ये धीरे धीरे एक मजबूत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताकत के तौर पर उभर रहे थे। कई जगहों पर तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल ब्लॉक बन गए। और हाँ, जैसा आपने कहा, इसमें राज्य की नीतियों का, स्टेट पॉलिसीज का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पिछड़े वर्ग कोई मोनोलिथिक ग्रुप नहीं है। मतलब सब एक जैसे नहीं है। इनके अंदर जबरदस्त इंटरनल डिफरेंशिएशन है, भारी फर्क है। हाँ, ये इंटरनल डिफरेंशिएशन वाली बात ये अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। हम बस ओबीसी या पिछड़ा वर्ग कह देते हैं, जैसे सब एक ही खांचे में फिट हो जाते हो। लेकिन असलियत तो यह है कि इसमें भी कई परतें हैं, है ना? मतलब कोई आगे निकल गया, कोई शायद वहीं रह गया या पीछे छूट गया। बिल्कुल सही। और इसी को समझना जरूरी है आज की राजनीति को भी समझने के लिए। मोटे तौर पर देखें तो दो तरह के समूह उभर कर आए इस दौर में। एक तरफ हैं वो जिन्हें हम इंटरमीडिएटरी कास्ट्स कह सकते हैं। ये पारंपरिक वर्ण व्यवस्था में शायद ऊंची जातियों से नीचे थे, लेकिन ये वो जातियां थीं जिन्होंने आजादी के बाद के बदलावों का फायदा उठाया। ये पारंपरिक रूप से बड़े जमींदार नहीं थे, शायद ज्यादातर छोटे या मंझोले किसान थे, काश्तकार थे। इन्होंने धीरे धीरे गांव के मामलों में, जो विलेज सोसाइटी के अफेयर्स होते हैं, उनमें अपना दबदबा बढ़ाया। जमीन पर इनका कंट्रोल बढ़ा और उसी के साथ स्थानीय राजनीति में भी इनका बोलबाला हो गया। सोचिए ना, गांव का प्रधान कौन बनेगा, पंचायत में किसकी चलेगी। अक्सर इन्हीं वर्गों से आने वाले लोग ये तय करने लगे। अच्छा, तो ये वो समूह है जिसने सिस्टम में अपनी जगह बनाई, जो पावर स्ट्रक्चर था उसमें ऊपर चढ़े। जैसे किसी ऑफिस में पुराने मैनेजर के जाने के बाद जो असिस्टेंट मैनेजर होता है, वो तेजी से उसकी कुर्सी पर कब्जा कर लें, कुछ वैसा। और दूसरा समूह कौन सा था फिर? हाँ बिल्कुल, दूसरा समूह था कारीगरों का, आर्टिजन्स और सेवा जातियों का, सर्विस कास्ट्स, जैसे लोहार, कुम्हार, नाई, धोबी, बढ़ई वगैरह। इनकी स्थिति उल्टी हो गई। आजादी के बाद के जो आर्थिक बदलाव आए, खासकर खेती के तौर तरीकों में, उन बदलावों ने इनके पारंपरिक काम धंधों पर चोट की। इनकी जरूरत कम होती गई। नतीजा ये हुआ कि ये आर्थिक रूप से कमजोर होते गए, पिछड़ते गए और समाज के हाशिए पर चले गए। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स बन गए एक तरह से। इनमें से ज्यादातर लोग या तो खेतीहर मजदूर बन गए, एग्रीकल्चरल वेज लेबरर्स, दूसरों के खेतों पर दिहाड़ी करने लगे, या फिर बिल्कुल छोटे मार्जिनल और गरीब किसान बनकर रह गए, जिनके पास जमीन का इतना छोटा टुकड़ा था कि गुजारा भी मुश्किल था। ये तो बड़ा दुखद विरोधाभास है। मतलब एक ही पिछड़ा वर्ग के लेबल के नीचे इतनी अलग अलग कहानियां चल रही थीं। एक तरफ वो इंटरमीडिएटरी जातियां जो बाकतवर हो रही हैं, और दूसरी तरफ ये कारीगर और सेवा जातियां जो मजदूर बन रहे हैं या और गरीब हो रहे हैं। तो फिर ये जो अपर बैकवर्ड या इंटरमीडिएटरी कास्ट हैं, क्या इनमें सब एक जैसे अमीर या पढ़े लिखे हो गए, या इनमें भी अंदरूनी फर्क थे? मतलब एक ही जाति के अंदर भी तो इकोनॉमिक और एजुकेशनल एंटाइटलमेंट्स अलग अलग होंगे। कोई बहुत अमीर किसान बन गया, कोई छोटा मोटा काम कर रहा है। फर्क थे और आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक इंटरमीडिएरी जाति के सब लोग एक बराबर अमीर हो गए या सब ने बहुत ऊंची तालीम हासिल कर ली। एक ही जाति के अंदर आपको बड़े किसान भी मिलेंगे जिनके पास ट्रैक्टर, ट्यूबवेल सब कुछ है, और उसी जाति में छोटे किसान भी जो मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। कोई पढ़ लिख कर शहर में अच्छी नौकरी कर रहा होगा, तो कोई गांव में ही खेती या छोटा मोटा कोई और काम कर रहा होगा। आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर इनमें भी काफी विविधता है। लेकिन, और ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है, जब बात राजनीति की आती है, वोट की आती है, या किसी मुद्दे पर लामबंदी की होती है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की, तो ये अंदरूनी आर्थिक मतभेद अक्सर पीछे छूट जाते हैं। डिफरेंसेस ऑफन गेट ब्लर्ड जिसे कहते हैं। तब जातिगत पहचान ज्यादा हावी हो जाती है और ये समूह अक्सर एक इकाई के तौर पर, हाँ, एक यूनिट के तौर पर वोट करते या मोलभाव करते दिखते हैं। अच्छा, ये वाकई दिलचस्प है। मतलब पेट की लड़ाई अपनी जगह, पर पहचान की लड़ाई वो सबको एक कर देती है। कम से कम चुनावी मैदान में तो ऐसा दिखता है। तो अब आते हैं उन सरकारी नीतियों पर। आपने कहा था 2 मुख्य नीतियां थीं जिन्होंने ये सारे बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई। हाँ, मुख्य रूप से 2 पॉलिसी इंटरवेंशंस थे जिनका ग्रामीण भारत, खासकर इन वर्गों पर गहरा और दूरगामी असर पड़ा। पहला था भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स।
आज़ादी के बाद लगभग सभी राज्यों ने भूमि सुधार कानून बनाए। इसके कई हिस्से थे, जैसे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म। जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनकी जमींदारी खत्म की गई। दूसरा, जमीन रखने की ऊपरी सीमा तय करना, लैंड सीलिंग्स, ताकि जमीन कुछ ही हाथों में सिमट कर न रह जाए। और तीसरा, चकबंदी, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, यानी किसानों की जो बिखरी हुई छोटी छोटी जमीनें थीं, उनको एक जगह इकट्ठा करना ताकि खेती ज्यादा फायदेमंद हो सके। जमींदारी उन्मूलन और लैंड सीलिंग, ये तो सुनने में बड़े क्रांतिकारी कदम लगते हैं। इनका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? जमींदारों को तो जाहिर है नुकसान हुआ होगा। उनकी ताकत कम हुई होगी। हाँ, जमींदारों की जो पुरानी सत्ता थी, रसूख था, उसको सीधी चुनौती मिली और वो काफी हद तक कमजोर भी हुए। भूमि सुधारों का सबसे बड़ा और सीधा फायदा मिला उन काश्तकारों को, टेनेंट्स को, जो पहले जमींदारों या बड़े किसानों की जमीन पर बटाई या लगान पर खेती करते थे। कई राज्यों में कानूनों के तहत इन काश्तकारों को उस जमीन का मालिकाना हक मिल गया, ओनरशिप राइट्स, जिस पर वो पीढ़ियों से खेती करते आ रहे थे। सोचिए कितना बड़ा बदलाव था उनके लिए। अरे वाह, मतलब जो कल तक किसी और की जमीन पर सिर्फ मेहनत कर रहा था, वो रातों रात अपनी जमीन का मालिक बन गया। ये तो वैसी बात हो गई जैसे कोई किराएदार सालों से जिस घर में रह रहा हो, अचानक सरकार कहे, लो भाई ये घर तुम्हारा हुआ। उसकी तो पूरी दुनिया, उसका आत्मसम्मान, सब कुछ बदल गया होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं था, ये गहरा सामाजिक और राजनीतिक बदलाव था। प्रोफाउंड सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। जमीन मिलने से न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हुई, बल्कि गांव के पावर स्ट्रक्चर में, सत्ता समीकरण में जबरदस्त बदलाव आया। जमीन पर मालिकाना हक और अपनी संख्या, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि ये जातियां अक्सर गांवों में संख्या में ज्यादा होती थी। इन दो ताकतों के बल पर इन इंटरमीडिएट कास्ट ने धीरे धीरे गांव की पंचायतों, कोऑपरेटिव सोसाइटियों जैसे जो स्थानीय राजनीतिक संस्थान थे, लोकल लेवल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, उन पर अपना कब्जा जमा लिया। आप किसी भी राज्य का उदाहरण ले लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, यही पैटर्न दिखेगा। गांव का वोट बैंक काफी हद तक इनके नियंत्रण में आ गया, जमीन भी इनकी, वोट भी इनके। इसके कुछ ठोस उदाहरण दे सकते हैं? कौन सी जातियां हैं तो इस बदलाव की प्रतीक बनी, जो ज्यादातर इससे जुड़ी हैं? हाँ, उदाहरण तो पूरे भारत में फैले हुए हैं। उत्तर भारत को देखें तो जाट, यादव, कुर्मी, गुजर, ये जातियां प्रमुख मिसाल हैं। दक्षिण भारत में जाएं तो कम्मा, रेड्डी, लिंगायत, वोपालिगा, ये प्रभावशाली जातियां हैं जिनका उभार काफी हद तक भूमि सुधारों से जुड़ा है। पश्चिम भारत में पटेल, कोली, मराठा, इनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये सभी जातियां आज अपने अपने क्षेत्रों में राजनीतिक और आर्थिक रूप से काफी प्रभावशाली हैं, और इनकी इस ताकत की नींव, हाँ, कहीं ना कहीं इन्हीं भूमि सुधारों में पड़ी थी। समझ गया। तो भूमि सुधारों ने ग्रामीण भारत में शक्ति का संतुलन बदल दिया, खासकर इन मध्यवर्ती जातियों के पक्ष में। ये तो हुई पहली बड़ी नीति। दूसरी कौन सी थी जिसका आपने जिक्र किया था? वो शायद और भी प्रभावशाली थी। दूसरी नीति जिसका असर शायद भूमि सुधारों से भी ज्यादा गहरा और व्यापक था, वो थी हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन का असर पूरे देश में एक जैसा नहीं था, ये होमोजीनियस नहीं था। ये मुख्य रूप से उन इलाकों में ज्यादा सफल रही जहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के भी कुछ नदी घाटी वाले इलाके। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये शब्द तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, स्कूल की किताबों में पढ़ा, फिर किसान आंदोलनों की खबरों में सुना। इसने कैसे चीजों को बदला? यहाँ क्या खास बात है जो समझने लायक है, या बात शायद और गहरी होती है? इज दिस वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग? बिल्कुल, यहाँ बात बहुत गहरी और बहुआयामी हो जाती है। मल्टीलेड। ग्रीन रेवोल्यूशन का असर जबरदस्त था। इसने ग्रामीण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को पूरी तरह बदलकर रख दिया, और इसके प्रभाव आज भी जारी हैं। और इसका सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं अपर बैकवर्ड क्लासेस या इंटरमीडिएट कास्ट्स को मिला, जिनके पास भूमि सुधारों के बाद ठीक ठाक जमीन आ गई थी, और जिनके पास नए बीज, खाद और तकनीक में निवेश करने की थोड़ी क्षमता थी।
ग्रीन रेवोल्यूशन ने ना सिर्फ पारंपरिक रिश्तों को तोड़ा, ट्रेडिशनल पैटर्न्स ऑफ रिलेशंस जैसे किसान और खेतीहर मजदूर के बीच के पुराने संबंध या जजमानी व्यवस्था जहां जातियां एक दूसरे को सेवाएं देती थीं, उसको तोड़ा, बल्कि इसने कृषि में पूंजीवाद को, कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर, उसको तेजी से बढ़ाया। कृषि में पूंजीवाद मतलब खेती अब सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं रही, बल्कि एक बिजनेस बन गई, बड़े पैमाने पर मुनाफे के लिए खेती, जैसे कोई फैक्ट्री चला रहा हो। हाँ, काफी हद तक ऐसा ही समझिए। इसका मतलब था खेती में मशीनों का जोर शोर से इस्तेमाल शुरू होना, मैकेनाइजेशन। ट्रैक्टर आ गए, थ्रेशर आ गए, हार्वेस्टर आ गए। इससे खेती का काम तेज और आसान तो हुआ, लेकिन इंसानी मजदूरी पर, ह्यूमन लेबर पर निर्भरता बहुत कम हो गई, खासकर उन कामों के लिए जिन पर पहले कारीगर या खेतीहर मजदूर निर्भर थे। दूसरा, बाजार अर्थव्यवस्था हावी हो गई, मार्केट इकोनॉमी। किसान अब फसल सिर्फ अपने परिवार के खाने या स्थानीय ज़रूरत के लिए नहीं उगा रहा था, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य बाजार में बेचना और मुनाफा कमाना हो गया। इसे ही कृषि का व्यापारीकरण कहते हैं, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। किसान अब सिर्फ किसान नहीं रहा, वो एक तरह से उद्यमी बन गया, एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने और व्यवहार करने लगा। लेकिन जैसे भूमि सुधारों का फायदा सबको बराबर नहीं मिला, वैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन का असर भी तो सब पर ही जैसा नहीं हुआ होगा। यहाँ भी तो वो अमीर और गरीब का फर्क वो और बढ़ा होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहाँ भी वो इंटरनल डिफरेंशिएशन और साफ नजर आता है, क्रिस्टल क्लियर। जो अपर बैकवर्ड कास्ट थे, जिनके पास मध्यम या बड़ी जोत थी, वो बाजार के लिए उत्पादन करने लगे, प्रोड्यूस्ड मेनली फॉर द मार्केट। वो या तो खुद खेती करने वाले किसान बने रहे, सेल्फ कल्टिवेटर्स, या फिर बड़े किसान बन गए जिनकी आमदनी काफी बढ़ गई, प्रॉस्पेरिटी आई उनमें। लेकिन जो लोअर बैकवर्ड्स थे, यानी वही कारीगर और सेवा जातियां जिनके पारंपरिक काम पहले ही छिन रहे थे, उनके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन एक तरह से और मुश्किलें लेकर आया। मशीनों ने उनकी जरूरत और कम कर दी। नतीजा ये हुआ कि वो या तो इन्हीं बड़े किसानों के खेतों पर खेतीहर मजदूर बनकर रह गए, वेज लेबरर्स इन एग्रीकल्चर, या फिर उन्होंने खेतीबाड़ी पूरी तरह छोड़ दी और दूसरे काम धंधों में चले गए, नॉन एग्रेरियन सेक्टर्स, जैसे सड़क बनाना, निर्माण मजदूरी, या शहरों में जाकर छोटे मोटे काम करना। बहुत बड़ी संख्या में इन वर्गों का गांवों से शहरों की ओर पलायन भी हुआ, माइग्रेशन टू द सिटीज, वो भी इसी दौर में तेज हुआ। ये तो फिर वही कहानी हो गई जो आपने पहले सुनाई थी। लगता है इतिहास खुद को दोहरा रहा। एक भाई ने ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा उठाकर अपनी खेती को शानदार बिजनेस बना लिया, ट्रैक्टर ले आया, गाड़ी ले ली, और दूसरा भाई जो शायद पहले उसी के खेत में हाथ बटाता था या गांव में लोहार का काम करता था, वो अब या तो उसी भाई के खेत पर दिहाड़ी कर रहा है या शहर जाकर किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है ना? बिल्कुल यही तस्वीर उभरती है, एकदम सटीक एनालॉजी है। और इसके साथ साथ कुछ और अंदरूनी बदलाव भी समाज में चल रहे थे जो इस प्रक्रिया को तेज कर रहे थे, जैसे जजमानी व्यवस्था। जजमानी सिस्टम वो तेजी से टूट रही थी। अब सेवाओं का आदान प्रदान वस्तु विनिमय या फसल के हिस्से से नहीं, नकद पैसे से होने लगा। बढ़ती जनसंख्या, पॉपुलेशन ग्रोथ, उसका दबाव भी जमीन और बाकी संसाधनों पर लगातार बढ़ रहा था। इससे जमीन का बंटवारा और छोटा होता जा रहा था, फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। इन सब चीजों ने मिलकर इन पिछड़े वर्गों के अंदर की जटिलताओं को, कम्प्लेक्सिटीज को और गहरा कर दिया। तो जाहिर सी बात है, जब लोगों के आर्थिक हालात बदल रहे थे, समाज बदल रहा था, तो उनके मुद्दे, उनकी मांगें, उनके राजनीतिक लक्ष्य भी बदले होंगे। बिल्कुल। जिस तरह से वो लामबंद होते थे, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का तरीका और फोकस, वो भी शिफ्ट हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन। समय और परिस्थितियों के साथ मुद्दे और मांगे बदलती गई। अगर हम भूमि सुधारों के दौर की बात करें, यानी आज़ादी के बाद के शुरुआती दशक, तो उस वक्त मुख्य लड़ाई सामाजिक बराबरी, सोशल इक्वलिटी के साथ साथ जमींदारी खत्म करने और भूमिहीनों को जमीन पर मालिकाना हक दिलाने की थी। ओनरशिप राइट टू लैंड। गुस्सा जमींदारों के खिलाफ था, लड़ाई जमीन के लिए थी, फोकस जमीन थी। और फिर जब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, खेती का तरीका बदल गया, बाजार हावी हो गया, तब क्या हुआ? तब मांगे क्या हो गई? व्हाट चेंज्ड? ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद मुद्दे एकदम बदल गए। द एंटायर डिस्कोर्स शिफ्टेड। अब लड़ाई जमीन के मालिकाने की उतनी नहीं रही जितनी खेती से होने वाले मुनाफे को बढ़ाने की हो गई। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन,
मांगे ज्यादातर आर्थिक हो गईं, इकोनॉमिक डिमांड्स, खासकर उन संपन्न किसानों की जो बाजार के लिए अनाज उगा रहे थे। उनकी मांगे थी हमें हमारी फसलों का लाभकारी मूल्य मिले, रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ द क्रॉप्स। ये जो आज हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की इतनी बहस सुनते हैं, इसकी जड़ें उसी दौर में हैं। यहीं से शुरू हुआ ये सब। किसानों ने मांगी कि उन्हें खेती के लिए सस्ता खाद, बीज, पानी, बिजली मिले, सब्सिडाइज्ड इनपुट्स चाहिए थे। गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए बेहतर सड़कें बने, फसल बेचने के लिए मंडियों और बाजारों का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, और इन सब आर्थिक मांगों के साथ ही एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा उभरा जिसने आने वाले दशकों में भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। वो थी पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियां, पब्लिक जॉब्स, और राजनीतिक संस्थानों, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट में आरक्षण की मांग। रिजर्वेशन। अच्छा, तो फोकस जमीन से हटकर फसल के दाम, सब्सिडी और आरक्षण पर आ गया। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका निचोड़ क्या निकलता है? हम इसे कैसे समझें, इस पूरे बदलाव को? इसका निचोड़ ये है कि आर्थिक बदलावों ने, खासकर ग्रीन रेवोल्यूशन ने, पिछड़े वर्गों के अंदर नई राजनीतिक आकांक्षाओं को जन्म दिया। न्यू पॉलिटिकल एस्पिरेशंस इमर्ज्ड। वो अब सिर्फ जमीन या पारंपरिक काम से अपनी पहचान नहीं बना रहे थे, वे एक संगठित राजनीतिक वर्ग के रूप में उभर रहे थे। अ पॉलिटिकल क्लास जिनकी अपनी स्पष्ट आर्थिक और राजनीतिक मांगें थीं। और यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि कैसे आर्थिक मुद्दे, इकोनॉमिक इश्यूज और जातिगत पहचान से जुड़े मुद्दे, कास्ट रिलेटेड इश्यूज, आपस में घुल मिल गए। दे बिकेम इंटरट्वाइंड। एक तरफ खेती किसानी से जुड़े मुद्दे थे, दाम, सब्सिडी वगैरह। दूसरी तरफ अपनी जातिगत पहचान को आधार बनाकर नौकरियों और राजनीति में हिस्सेदारी यानी आरक्षण का मुद्दा था। ये दोनों धाराएं मिलकर ओबीसी मोबिलाइजेशन का एक मजबूत आधार बन गईं। और क्या इन सब बदलावों के दौरान इन पिछड़े वर्गों के अंदर से ही कोई पढ़ा लिखा तबका, एक तरह का मिडिल क्लास, वो भी उभर रहा था, जो इन मांगों को सही ढंग से उठा सके, आवाज दे सके, कोई नेतृत्व उभर रहा था? हाँ, ये भी एक अहम कड़ी है इस पूरी कहानी की। एब्सोल्युटली। हालांकि उस दौर में शिक्षा का प्रसार बहुत सीमित था और सच कहें तो सरकारी शिक्षा नीतियां बहुत सफल नहीं रही थीं। डिस्पाइट द फेलियर ऑफ द एजुकेशन पॉलिसीज, फिर भी धीरे धीरे पिछड़े वर्गों में भी एक छोटा ही सही पर शिक्षित समूह उभरने लगा, एजुकेटेड पर्सन्स। कुछ लोग स्कूल गए, कॉलेज गए, वकील बने, शिक्षक बने, क्लर्क बने। ये लोग अपने अपने समुदायों के प्रवक्ता बनकर सामने आए, स्पोक्स पर्सन्स। इन्होंने ही पिछड़े वर्गों की मांगों को राजनीतिक मंचों पर उठाया, अखबारों में लिखा, सम्मेलन आयोजित किए, संगठन बनाए। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि शुरुआती दशकों में ये शिक्षित तबका, ये उच्च जातियों के शिक्षित वर्ग के मुकाबले संख्या और प्रभाव दोनों में काफी छोटा और कमजोर था। इनकी पहुंच और संसाधन सीमित थे, लिमिटेड रीच एंड रिसोर्सेज। क्या कुछ ऐसे शुरुआती नेताओं या प्रवक्ताओं के नाम आप बता सकते हैं जिन्होंने इस दौर में पिछड़े वर्गों, खासकर किसानों की आवाज को बुलंद किया? एनी प्रोमिनेंट नेम्स? हाँ, जरूर। खासकर उत्तर भारत की राजनीति में देखें तो आज़ादी के बाद के शुरुआती दशकों में चौधरी चरण सिंह का नाम सबसे प्रमुखता से आता है। वो खुद एक किसान नेता थे और बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने। उनके अलावा SD सिंह चौरासिया, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे, ऐसे कई नेता उभरे जिन्होंने पिछड़े वर्गों, खासकर मध्यवर्ती कृषक जातियों के हितों की जोरदार वकालत की। इन्होंने इन समुदायों को राजनीतिक रूप से गोलबंद करने में, मोबिलाइज करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये नेता जमीनी हकीकत को समझते थे क्योंकि वो खुद उन्हीं समुदायों से आते थे। ग्रास रूट्स कनेक्शन था उनका। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो आजादी के बाद राज्य की नीतियां, खासकर भूमि सुधार और हरित क्रांति, ये पिछड़े वर्गों के लिए एक दोधारी तलवार साबित हुई, डबल एज स्वॉर्ड। एक तरफ खासकर जो इंटरमीडिएरी कास्ट्स थीं, उन्हें जमीन मिली, आर्थिक ताकत बढ़ी, राजनीतिक दबदबा बढ़ा, एम्पावरमेंट हुआ। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं नीतियों के कारण कारीगर और सेवा जातियां हाशिए पर चली गई, मजदूर बन गई, मार्जिनलाइजेशन हुआ और पिछड़े वर्गों के अंदर ही अमीर गरीब की खाई और चौड़ी हो गई। इंटरनल स्ट्रैटिफिकेशन बढ़ गया और जैसे जैसे उनकी आर्थिक स्थिति बदली, उनकी राजनीतिक मांगे भी जमीन के हक से आगे बढ़कर फसल के दाम, सब्सिडी और आरक्षण जैसे मुद्दों पर टिक गई।
द नेचर ऑफ डिमांड्स इवॉल्व्ड। बिल्कुल सही सारांश है, आपने एकदम क्रक्स पकड़ लिया। और इस पूरी जटिल यात्रा को, इन अंदरूनी विरोधाभासों और बदलावों को समझना आज के भारत की राजनीति, समाज और आरक्षण जैसे बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने के लिए अनिवार्य है। इट्स क्रूशल। ये हमें दिखाता है कि कैसे आर्थिक नीतियां सिर्फ अर्थव्यवस्था को ही नहीं बदलती, बल्कि वो समाज के अंदर शक्ति संतुलन को बदलती हैं, पावर इक्वेशंस शिफ्ट, नई पहचानों को गढ़ती हैं और नए राजनीतिक संघर्षों को जन्म देती हैं। ये एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आज भी जारी है। ठीक है, तो ये थी पिछड़े वर्गों पर राज्य की नीतियों के असर और उनके अंदर पनपे बदलावों की एक विस्तृत पड़ताल। काफी कुछ समझने को मिला। चलिए अब अगले पहलू पर बात करते हैं। ठीक है, तो अब स्वतंत्रता के बाद पिछड़े वर्ग के आंदोलनों पर चर्चा करते हैं। आज़ादी के बाद पिछड़े वर्गों का सीन बड़ा दिलचस्प रहा है। मतलब खासकर अगर हम उत्तर और दक्षिण भारत की तुलना करें, कहानी काफी अलग अलग है दोनों जगह। बिल्कुल, ये नॉर्थ साउथ डिवाइड पिछड़े वर्गों के मोबिलाइजेशन में बहुत साफ दिखता है। दक्षिण में पिछड़े वर्गों की लामबंदी, उनका एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनना, आप कह सकते हैं उत्तर भारत के मुकाबले काफी पहले शुरू हो गया था। अच्छा। और ये सिर्फ सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक आंदोलनों और पॉलिटिक्स में भी उनकी सक्रियता नॉर्थ से काफी ज्यादा और पहले थी। ऐसा लगता है जैसे साउथ ने इस मामले में काफी बढ़त ले ली थी। हाँ, मैंने क्रिस्टोफ जेफ्रेलॉट की किताब इंडियाज साइलेंट रेवोल्यूशन में इसी का जिक्र पढ़ा था। वो दक्षिण के लिए एथनिसाइजेशन और उत्तर के लिए संस्कृताइजेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं। सुनने में भारी लगते हैं ये शब्द। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे, मतलब जैसे दोस्तों को समझाते हैं, बिना बोर किए। जरूर जरूर। देखिए, दक्षिण में एथनिसाइजेशन का मतलब था पिछड़े वर्गों का ब्राह्मणवादी वर्चस्व, यानी जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था उस पर सीधा सवाल उठाना। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें भी ब्राह्मणों जैसा बनना है या उनकी नकल करनी है, बल्कि कहा कि हमारी पहचान अलग है, एक द्रविड़ पहचान। उन्होंने कहा कि ये जो पावर स्ट्रक्चर है जिसमें ब्राह्मण टॉप पर बैठे हैं, ये हमें मंजूर नहीं। उन्होंने अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी असर्ट की और कहा कि असली सत्ता यहाँ के मूल निवासियों यानी गैर ब्राह्मणों की होनी चाहिए। अच्छा। ये एक तरह से ब्राह्मण संस्कृति या संस्कृतिकरण, जिसे एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन कहा था, उसके खिलाफ एक खुला विद्रोह था। सोचिए, जैसे किसी कॉलेज में एक खास ग्रुप की दादागिरी चल रहे हो और दूसरा ग्रुप कहे बस बहुत हुआ, अब तुम्हारे नियम नहीं चलेंगे, हम अपने बनाएंगे। बिल्कुल वैसा। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी हायरार्की में ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, हम पूरी हायरार्की को ही चैलेंज करेंगे। एक तरह से सिस्टम बदलने की बात। एग्जैक्टली, सिस्टम बदलने की बात। और इसका नतीजा क्या हुआ? जमीन पे कुछ कॉन्क्रीट हुआ? नतीजा काफी ठोस था। उन्हें पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन मिला, जिससे प्रशासन में उनकी भागीदारी बढ़ी। राजनीति में भी ब्राह्मणों का दबदबा कम हुआ। ये बदलाव दक्षिण भारतीय राज्यों में 1960s तक काफी हद तक आ चुका था। 60s तक ही? हाँ, मैसूर रियासत तो इसका एक क्लासिक उदाहरण है, जहां 1921 में ही महाराजा ने देख लिया था कि सरकारी नौकरियों में ब्राह्मणों की मोनोपोली है। उन्होंने इसे तोड़ने के लिए गैर ब्राह्मणों यानी ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन लागू कर दिया था, आजादी से पहले। 1921 में? जी। आजादी के बाद भी दक्षिण में पिछड़े वर्ग के संगठन और पार्टियां इतनी मजबूत थीं कि राज्य सरकारों पर दबाव डालकर उन्होंने बाकायदा बैकवर्ड क्लास कमीशंस बनवाए। अच्छा, कमीशंस बने? हाँ, इन कमीशंस का काम था पिछड़ी जातियों की पहचान करना और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए सुझाव देना। तो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी बना। ओके, तो दक्षिण में डायरेक्ट चैलेंज और स्ट्रक्चरल चेंज की कोशिश। अब उत्तर भारत की बात करते हैं। वहां संस्कृताइजेशन कैसे चल रहा था? ये एथनिसाइजेशन का एकदम उल्टा रास्ता हुआ फिर। बिल्कुल, एग्जैक्टली। उत्तर में कहानी बिल्कुल अलग थी। यहाँ पिछड़े वर्ग अक्सर उच्च जातियों, खासकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों के रीति रिवाज, उनकी आदतें, उनके रिचुअल्स अपनाने की कोशिश कर रहे थे। इसे ही संस्कृताइजेशन कहते हैं। मतलब ऊपर वालों जैसा बनने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल। कई पिछड़ी जातियों ने अपनी वंशावली, अपनी लिनेज को किसी न किसी तरह उच्च जातियों से जोड़ने की कोशिश की। कहानियां गढ़ी गईं, दावे किए गए कि हमारे पूर्वज तो असल में क्षत्रिय थे या हम फला ऋषि के वंशज हैं। अच्छा। ये एक तरह से उसी सोशल लैडर पर ऊपर चढ़ने की कोशिश थी, सिस्टम के अंदर रहते हुए ही अपनी स्थिति बेहतर करने का प्रयास। हायरार्की को चैलेंज करने के बजाय उसमें अपनी जगह ऊपर करने की कोशिश।
लेकिन ऐसा क्यों? नॉर्थ और साउथ में अप्रोच का इतना बुनियादी फर्क क्यों रहा? क्या वजह थी इसकी, कुछ अंदाजा है? इसके कई कारण बताए जाते हैं और ये काफी कॉम्प्लेक्स है। आसान जवाब नहीं है इसका। एक बड़ा फैक्टर तो डेमोग्राफिक्स और सोशल स्ट्रक्चर का है। दक्षिण में ब्राह्मणों की संख्या रिलेटिव टर्म्स में कम थी, लेकिन ऊंची जातियों में उनकी पकड़, उनकी मोनोपोली बहुत मजबूत थी। मतलब पावर स्ट्रक्चर काफी सेंट्रलाइज था उनके हाथ में। अच्छा, कम थे पर पावरफुल थे। हाँ, जबकि उत्तर में ब्राह्मण अकेले डोमिनेंट ऊंची जाति नहीं थे। राजपूत, ठाकुर थे, कायस्थ थे, वैश्य, बनिया समुदाय भी प्रभावशाली थे। तो जो डोमिनेशन था वो थोड़ा बटा हुआ था, फ्रैगमेंटेड था। किसी एक ग्रुप का वैसा एकाधिकार नहीं था जैसा दक्षिण में ब्राह्मणों का था। इंटरेस्टिंग। और शायद आर्य समाज का भी कुछ असर रहा उत्तर में, मैंने सुना है। हाँ, बिल्कुल। आर्य समाज का उत्तर भारत में, खासकर पंजाब और पश्चिमी यूपी में काफी प्रभाव था। उनका संदेश था कि समाज में स्थान जन्म से नहीं, कर्म से तय होता है। ये सुनने में तो काफी प्रोग्रेसिव लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि इसने पिछड़े वर्गों को अपनी पहचान उच्च जातियों से जोड़ने और जनेऊ पहनने जैसे रिचुअल्स अपनाने, यानी संस्कृतिकरण करने को और बढ़ावा दिया। हम भी वैदिक रीतियों को अपनाकर ऊंचे बन सकते हैं वाली सोच पनपी। अच्छा, तो मतलब इसने इनडायरेक्टली उसी स्ट्रक्चर को रीएनफोर्स कर दिया। कुछ हद तक हाँ। साथ ही आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन ने, जिसका मकसद धर्म बदलने वाले हिंदुओं को वापस लाना था, कहीं न कहीं मौजूदा सामाजिक व्यवस्था और ब्राह्मणवादी सोच को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूती दी, उसे चैलेंज करने के बजाय। इन सब वजहों से उत्तर भारत में दक्षिण जैसा यूनाइटेड एंटी ब्राह्मणिकल पिछड़ा वर्ग आंदोलन खड़ा होना मुश्किल हो गया। तो मतलब दक्षिण में पिछड़ा वर्ग का मतलब ही हो गया गैर ब्राह्मण, और उन्होंने सीधे ब्राह्मण वर्चस्व को कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, हर फील्ड में चुनौती दी। पेरियार का सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट तो इसी सोच का चरम था शायद, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार का सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जो 1920s से 40s तक चला, इसी बुनियाद पर खड़ा था। उनका तर्क था कि भारत के असली मूल निवासी गैर ब्राह्मण यानी द्रविड़ है और ब्राह्मण तो बाहर से आए आर्य है। उनका कोर प्रिंसिपल था समधर्म यानी बराबरी, इक्वालिटी। पेरियार का मानना था कि आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट पाने के लिए गैर ब्राह्मणों को एजुकेशन, कल्चर, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, हर जगह से ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म करना होगा। रैडिकल विचार थे उनके। बहुत रैडिकल। इसके लिए उन्होंने बड़े कदम उठाए। शादी ब्याह जैसे मौकों पर ब्राह्मण पुजारियों का बहिष्कार, वर्णाश्रम धर्म की तीखी आलोचना, मनुस्मृति को सरेआम जलाना, ये सब उस पावर स्ट्रक्चर को सीधी चुनौती देने वाले सिंबॉलिक एक्ट्स थे। गैर ब्राह्मण संगठन अपने नाम में द्रविड़ और आदि, ओरिजिनल जैसे शब्द जोड़ने लगे अपनी अलग पहचान जताने के लिए। MC राजा जैसे नेता भी इसी विचारधारा के थे। ये नॉर्थ साउथ कॉन्ट्रास्ट तो वाकई बहुत गहरा है, पर क्या ये शुरुआती मोबिलाइजेशन सिर्फ दक्षिण तक ही सीमित था या पश्चिम भारत, मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी कुछ सुगबुगाहट थी? ज्योतिबा फुले का नाम जहन में आता है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ दक्षिण ही नहीं, पश्चिम भारत, खासकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो आज का महाराष्ट्र और गुजरात का हिस्सा था, में भी पिछड़े वर्ग उत्तर भारत से काफी पहले लामबंद होना शुरू हो गए थे। और इसमें ज्योतिबा फुले का योगदान फाउंडेशनल माना जाता है। फुले खुद पिछड़ी माली बागबान जाति से थे। हाँ, और उनके विचार और काम बाद के कई समाज सुधारकों और नेताओं के लिए प्रेरणा बने, चाहे वो पेरियार हों, डॉक्टर अंबेडकर हों या कोल्हापुर के गैर ब्राह्मण मराठा शासक शाहूजी महाराज। फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज यानी ट्रूथ सीकर सोसाइटी की स्थापना की। सत्यशोधक समाज, हाँ। इसका मकसद था निचली जातियों, जिसमें दलित यानी अछूत और गैर ब्राह्मण पिछड़े वर्ग दोनों शामिल थे, को एकजुट करना, उन्हें शिक्षित करना और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाना। सत्यशोधक समाज ने किसानों और अछूतों को साथ लाने में अहम भूमिका निभाई। जेफ्रो लॉट उन्हें पहला ऐसा समाज सुधारक मानते हैं जो संस्कृतिकरण के जाल में नहीं फंसे, यानी उन्होंने ऊपर वालों की नकल करने की बजाय अपना अलग रास्ता बनाने की बात की। सही, बिल्कुल सही। फुले संस्कृतिकरण के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि ये निचली जातियों को झूठी उम्मीद देता है और असल में ऊंची जातियों के दबदबे को बनाए रखता है। फुले ने ही बहुजन समाज
यानी निचली जातियों, पिछड़े किसान वर्गों और अछूतों का एक व्यापक गठबंधन बनाने की वकालत। हाँ, उन्होंने भी एक आर्यन इन्विजन जैसी थियोरी दी जो पेरियार की सोच से मिलती जुलती थी। फूले का कहना था कि ऊंची जाति के आर्य बाहर से आए हमलावर हैं, जबकि भारत के असली मूल निवासी यहाँ के दलित, कारीगर, सेवा करने वाली जातियां और किसान पिछड़े वर्ग हैं। ऊंची जातियों ने इन मूल निवासियों को हराया, गुलाम बनाया और अपना वर्चस्व कायम किया। अच्छा, ये नैरेटिव कि हम ही असली मूल निवासी हैं 20वीं सदी में कई निम्न जाति के नेताओं के लिए बहुत पावरफुल टूल बना, अपनी पहचान गढ़ने और लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। पंजाब में मंगू राम ने दलितों को अधोधर्मी कहा, यूपी में स्वामी अछूतानंद ने दलितों को आदि हिंदू कहा, और दक्षिण में तो ये द्रविड़ पहचान का आधार ही बन गया। और कोल्हापुर की शाहू महाराज ने इसी फिलॉसफी से प्रेरणा लेकर ब्राह्मण वर्चस्व को सीधी टक्कर दी। एक राजा का ऐसा करना तो उस जमाने में बहुत बड़ी बात रही होगी, है ना? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। कोल्हापुर के महाराजा शाहू, जो खुद मराठा थे और शिवाजी के वंशज माने जाते थे, फूले के विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने देखा कि उनके राजकाज, एडमिनिस्ट्रेशन में ब्राह्मणों का बोलबाला है। उन्होंने इसे चैलेंज करने का फैसला किया। उन्होंने गैर ब्राह्मणों को एम्पावर करने के लिए ठोस नीतियां बनाई। निचली जातियों के छात्रों के लिए हॉस्टल खोले ताकि वो शहरों में आकर पढ़ सकें। एजुकेशन पर फोकस। हाँ, 1917 में प्राइमरी एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी कर दिया। सोचिए, 100 साल से भी पहले। कमाल है। और सबसे क्रांतिकारी कदम, उन्होंने 1902 में ही अपनी रियासत की सरकारी नौकरियों में पिछड़े समुदायों के सदस्यों के लिए 50% रिजर्वेशन लागू कर दिया। 50% 1902 में। जी हाँ, ये भारत में अफर्मेटिव एक्शन का शायद सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक है। उन्होंने मराठाओं को प्रशासन में ब्राह्मणों की जगह लेने और यहाँ तक कि धार्मिक कर्मकांडों में भी ब्राह्मण पुजारियों की जगह मराठा पुजारियों को लाने के लिए प्रोत्साहित किया। वो एक्टिवली ब्राह्मण डोमिनेंस को डिसमेंटल करने में लगे थे। वाओ, ये तो जबरदस्त कहानी है। इसमें ब्रिटिश प्रशासन का भी कोई रोल था क्या? उन्होंने सपोर्ट किया इसे? हाँ, ब्रिटिश प्रशासन की भी भूमिका थी, हालांकि उनके अपने हित थे। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी की लेजिस्लेटिव काउंसिल में मराठों और उनसे जुड़ी जातियों, अलाइड कास्ट्स के लिए 7 सीटें आरक्षित कर दी। अच्छा, सीटें रिजर्व की। जिन्होंने अलग अलग गैर ब्राह्मण जातियों को एक छतरी के नीचे लाने की कोशिश की। तो साफ है कि पश्चिम भारत में भी मोबिलाइजेशन काफी पहले और अलग ढंग से हो रहा था, नॉर्थ से काफी अलग। ठीक है, तो हमने देखा कि साउथ और वेस्ट में मोबिलाइजेशन जल्दी हुआ और काफी हद तक सामाजिक सुधार और पहचान, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर आधारित था। नॉर्थ में देर से हुआ और संस्कृतिकरण के रास्ते पर चला। अब आते हैं आजादी के बाद के दौर पर। ऐसा लगता है कि यहाँ पिछड़े वर्ग की राजनीति काफी हद तक चुनावी लामबंदी यानी इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टीज के वोट बैंक बनाने के गणित से जुड़ गई है। मतलब रिजर्वेशन की मांग हो या किसानों के मुद्दे, आखिर में सब चुनावी राजनीति के मैदान में ही तय होता दिखता है। हाँ, आजादी के बाद खासकर उत्तर भारत में ओबीसी पॉलिटिक्स काफी हद तक इलेक्टोरल अरीना में ही खेली गई है। ये कहना गलत नहीं होगा। ओबीसीज की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी, विधानसभाओं और संसद में उनकी बढ़ती संख्या, ये सब पिछड़े वर्गों के एम्पावरमेंट का संकेत जरूर है। दक्षिण भारत में तो आज़ादी से पहले की नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स की एक लेगेसी थी, एक विरासत थी, एक आधार तैयार था। लेकिन उत्तर भारत में एक सिस्टमैटिक मोबिलाइजेशन आज़ादी के बाद ही सही मायने में शुरू हुआ, और ये ज़्यादातर चुनावी राजनीति के जरिए हुआ। उत्तर भारत में इस इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन के मुख्य चेहरे कौन थे? किनका नाम सबसे पहले आता है? चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, समाजवादी पार्टियां? बिल्कुल, चौधरी चरण सिंह का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार में मध्यवर्ती किसान जातियों, जिन्हें इंटरमीडिएट कास्ट भी कहते हैं, इंटरमीडिएट कास्ट, हाँ, जैसे जाट, यादव, कुर्मी, कोयरी, लोध वगैरह, इनके बीच अपना आधार बनाने की एक बहुत सोची समझी रणनीति अपनाई। ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि जाट समुदाय को यूपी में 2000 तक और राजस्थान में
1999 तक आधिकारिक तौर पर ओबीसी का दर्जा नहीं मिला था, हाँ। पर चरण सिंह ने उन्हें अपने किसान गठबंधन में हमेशा शामिल रखा। वो कांग्रेस में रहते हुए ही ये काम कर रहे थे। अच्छा, कांग्रेस के अंदर ही? हाँ, अच्छा। उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी। उन्होंने जाति के सवाल को वर्ग यानी क्लास के सवाल से जोड़ा, खासकर किसानों के हितों से। 1950s और 60s में उन्होंने पिछड़े वर्गों की अनगिनत बैठकें की। जमींदारी उन्मूलन में कांग्रेस और खासकर अपनी भूमिका का खूब प्रचार किया। इससे वो धीरे धीरे पिछड़े वर्ग के एक छत्र नेता के तौर पर उभरे। और जाहिर है कांग्रेस के अंदर जो ऊंची जाति के नेता थे उन्हें ये पसंद नहीं आया होगा, कुछ टकराव हुआ होगा जरूर। बिल्कुल हुआ, जबरदस्त टकराव हुआ। कांग्रेस के हाई कास्ट लीडर्स ने चरण सिंह पर जातिवाद फैलाने और पिछड़े वर्गों का जरूरत से ज्यादा पक्ष लेने का आरोप लगाया। उनका तर्क था कि चरण सिंह की वजह से ऊंची जातियां कांग्रेस से छिटक रही हैं। चरण सिंह ने इसका कड़ा जवाब दिया, कहा कि वो पक्षपात नहीं कर रहे, बल्कि कांग्रेस ने ही अब तक पिछड़े वर्गों को नजरअंदाज किया है। ये खींचतान बढ़ती गई और आखिरकार 1967 में चरण सिंह कांग्रेस से अलग हो गए। अच्छा, 67 में अलग हुए। हाँ, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई, संयुक्त विधायक दल एसवीडी की गठबंधन सरकार। इस सरकार में उन्होंने पिछड़े वर्गों को अच्छा खासा करीब 30% प्रतिनिधित्व दिया मंत्रालय में। 30%? ये तो काफी था उस समय। हाँ, 29.63%। बाद में 1974 में उनकी पार्टी भारतीय क्रांति दल बीकेडी का विलय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी में हुआ और भारतीय लोक दल बीएलडी बनी। इससे वो समाजवादियों के और करीब आ गए। बिहार में कर्पूरी ठाकुर और हरियाणा में देवीलाल जैसे नेताओं के साथ मिलकर चरण सिंह उत्तर भारत में पिछड़े वर्गों और किसानों के सबसे बड़े नेता बन गए। और इसी दौर में 1970s तक उत्तर भारत में इन इंटरमीडिएट कास्ट से नेताओं की एक पूरी नई पीढ़ी भी तैयार हो गई थी, है ना? शायद लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन और शिक्षा के प्रसार का असर था ये। चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर के बाद मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जैसे नेता इसी पीढ़ी के हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। भूमि सुधारों से इन जातियों को जमीन पर मालिकाना हक मिला, हरित क्रांति से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और शिक्षा ने उनमें राजनीतिक चेतना, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जगाई। इससे यादव, कुर्मी, कोयरी जैसी जातियों से नेताओं की एक पूरी खेप तैयार हुई। कहानी तो और भी दिलचस्प है। वहां 1930 के दशक में ही 3 प्रमुख पिछड़ी जातियों यादव, कुर्मी और कोयरी ने मिलकर त्रिवेणी संघ नाम का एक गठबंधन बनाया था। त्रिवेणी संघ, हाँ। जिसका मकसद था ऊंची जातियों यानी ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत के चुनावी दबदबे को चुनौती देना। हालांकि वो गठबंधन 1937 के चुनाव के बाद ज्यादा चल नहीं पाया, लेकिन ये कोशिश अपने आप में अहम थी। पॉलिटिकल साइंटिस्ट संजय कुमार मानते हैं कि बिहार में 1995 का विधानसभा चुनाव ओबीसी एम्पावरमेंट के एक नए दौर का प्रतीक था। 1995 का चुनाव? हाँ, उस चुनाव में पिछड़े वोटों का जबरदस्त पोलराइजेशन हुआ। यादव वोट काफी हद तक लालू प्रसाद के जनता दल के साथ गया, जबकि कुर्मी और कोयरी वोट नीतीश कुमार की समता पार्टी के साथ। आज भले ही पिछड़े वर्गों का वोट बीजेपी समेत कई पार्टियों में बटा हुआ है, लेकिन बिहार की राजनीति में वो एक डिसाइसिव फोर्स बन चुके हैं। हाँ, ये तो दिखता है। और ये अंदरूनी बंटवारा और मुकाबला भी एक तरह से उनके बढ़ते पॉलिटिकल क्लाउड और एम्पावरमेंट का ही संकेत है। गुजरात में भी कुछ ऐसी ही डायनामिक्स हैं शायद। मैंने पढ़ा था कि घनश्याम शाह का तर्क है कि वहां ओबीसीज का बीजेपी को समर्थन किसी ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विचारधारा को अपनाने की वजह से नहीं, हाँ। बल्कि ज्यादातर एक प्रैग्मेटिक चुनावी गणित है, हाँ। जिससे खासकर अपर बैकवर्ड क्लासेस की जरूरतें और आकांक्षाएं पूरी होती हैं। मतलब सब वोट का खेल है। हाँ, काफी हद तक इलेक्टोरल कैलकुलेशंस और सत्ता में हिस्सेदारी की चाहत एक बड़ा फैक्टर तो है ही। ये कहना गलत नहीं होगा कि 1970 के दशक तक उत्तर भारत में पिछड़े वर्ग जब एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर उभरे, उसके बाद उनका मोबिलाइजेशन मुख्य रूप से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही केंद्रित रहा है। पार्टियों से टिकट पाना, विधानसभाओं और संसद में अपनी संख्या बढ़ाना, पिछड़े वर्ग के नेताओं के नेतृत्व में सरकारें बनाना या सरकारों में शामिल होना। चरण सिंह की पार्टियां, जनता दल के अलग अलग धड़े और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी, इन सब को मोटे तौर पर पिछड़े वर्ग की पार्टियों के रूप में देखा जा सकता है।
फिर 80 के दशक में कांशीराम के नेतृत्व में बीएसपी का उदय हुआ। इसने बहुजन समाज यानी पिछड़े वर्गों और दलितों को एक साथ लाने का एक नया नारा दिया। यूपी में सपा बसपा की सरकार 1993-94 बनी भी, जो एक बड़ा प्रयोग था, पर वो चल नहीं पाई। क्या वजह रही उसकी? हाँ, वो एक ऐतिहासिक मौका था जब लगा कि शायद ओबीसीज और दलित्स का गठबंधन उत्तर भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगा। मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा खूब चला था। हाँ, याद है। लेकिन ये गठबंधन टिका नहीं। इसके कई वजह थीं। एक तो जमीनी स्तर पर ओबीसीज, खासकर जो दबंग पिछड़ी जातियां हैं, और दलित्स के बीच अक्सर सामाजिक और आर्थिक हितों का टकराव रहता है। वो जमीनी हकीकत। बिल्कुल। दूसरा, दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच आपसी विश्वास की कमी और पर्सनैलिटी क्लैशेस भी थे। इस वजह से वो बहुजन एकता का सपना साकार नहीं हो पाया। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आज बीजेपी जैसी पार्टी में भी बड़ी संख्या में नेता ओबीसी समुदाय से आते हैं। हाँ, ये भी है। तो ओबीसी मोबिलाइजेशन अब किसी एक पार्टी या गठबंधन तक सीमित नहीं रहा है, ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सवाल मन में आता है, क्या इस पूरे एम्पावरमेंट का फायदा ज्यादातर ताकतवर पिछड़ी जातियों यानी अपर बैकवर्ड या इंटरमीडिएट कास्ट्स को ही नहीं मिला? वो जातियां जो गांव में डोमिनेंट हैं, जिनके पास जमीन है, संख्या बल है, जो छोटी छोटी कारीगर और सेवा करने वाली जातियां हैं, जिन्हें आजकल अति पिछड़ा वर्ग, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, एमबीसीज कहा जाता है, क्या वो इस पूरी प्रक्रिया में हाशिए पर ही नहीं रह गई? ये एक बहुत ही जायज और अहम सवाल है, और शायद पिछड़ा वर्ग की राजनीति की एक बड़ी सच्चाई और सीमा भी यही है। ये बिल्कुल सच है कि मोबिलाइजेशन और एम्पावरमेंट का फायदा डिस्प्रोपोर्शनेटली यादव, कुर्मी, जाट, जहां ओबीसी है, गुर्जर जैसी डोमिनेंट पिछड़ी जातियों को ही ज्यादा मिला है। जो लोहार, कुम्हार, नाई, बढ़ई, मल्लाह जैसी असंख्य छोटी आर्टिजन और सर्विस जातियां हैं यानी एमबीसीज, वो राजनीतिक और आर्थिक रूप से काफी हद तक पीछे ही छूट गई हैं। तो उनके लिए कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्हें एम्पावर करने की कोशिशें बिल्कुल नहीं हुई। जैसे 1975 में यूपी में कांग्रेस सरकार ने छेदीलाल साथी की अध्यक्षता में एक अति पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था। बाद में 2001 में यूपी के बीजेपी मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने भी हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक सामाजिक न्याय समिति बनाई थी। अच्छा, समितियां बनी? हाँ, जिसका मकसद सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कोटे के अंदर एमबीसीज के लिए अलग से कोटा तय करना था। लेकिन ये कोशिशें या तो कानूनी पछड़ों में फंस गईं या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण पूरी तरह लागू नहीं हो पाईं। ओबीसीज के अंदर की ये जो इंटरनल हायरार्की है, ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये तो है। और जब चरण सिंह यूपी में किसानों और पिछड़ी जातियों को लामबंद कर रहे थे, उसी दौरान समाजवादी नेता भी उत्तर भारत में इसी कोशिश में लगे थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का वो पिछड़ा पावे 100 में 60 वाला 60% आरक्षण का आइडिया, हाँ, वो तो उस समय बहुत रेडिकल रहा होगा। हाँ बिल्कुल। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि अगर कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़ना है तो ऊंची जातियों के एकाधिकार को चुनौती देनी होगी, और इसके लिए पिछड़े वर्गों को लामबंद करना जरूरी है। उन्होंने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए 60% आरक्षण की वकालत की। पिछड़ा पावे 100 में 60%। हाँ, ये उस जमाने के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी विचार था। 1957 में इंडियन नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन नाम के संगठन का सोशलिस्ट पार्टी में विलय भी हुआ, जिससे समाजवादी आंदोलन और पिछड़ा वर्ग आंदोलन संगठनात्मक रूप से भी करीब आए। 1960 के दशक में लोहिया और अन्य समाजवादी नेता लगातार पिछड़े वर्गों के मुद्दे उठाते रहे। उनकी एक प्रमुख मांग थी 1955 में आई काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना, जिसे नेहरू सरकार ने माना नहीं था। हाँ, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। मुलायम सिंह यादव और बीपी मंडल कमीशन वाले लागू होने से ओबीसी आरक्षण देश भर में हकीकत बना। ये बड़े नेता इसी समाजवादी आंदोलन की देन है और इसी दौर में वो सक्रिय हुए थे। हालांकि 70 के दशक तक पिछड़े वर्गों का राष्ट्रीय महासंघ यानी AIBCF लगभग इनएक्टिव हो गया था, लेकिन जो नया पिछड़ा वर्ग नेतृत्व उभर रहा था, उसने इन मुद्दों को जिंदा रखा और आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये थी आज़ादी के बाद पिछड़े वर्गों के आंदोलनों की एक झलक, जिसमें हमने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम भारत के फर्क को समझा, मोबिलाइजेशन की अलग अलग स्ट्रैटेजीज देखी और कैसे चुनावी राजनीति इस सब के केंद्र में रही, इस पर बात की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम
आरक्षण की राजनीति मतलब पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन पर थोड़ी गहन चर्चा करते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है और इसकी जड़ें वाकई काफी गहरी हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, डिफाइनिंग मोमेंट से। साल 1990। उस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार ने मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करने का फैसला किया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, है ना? अरे बिल्कुल नहीं। इस रिपोर्ट में अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसीज के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश थी। अचानक से ये जैसे नेशनल हेडलाइन बन गया। बिल्कुल, वो एक सिंगल डिसीजन था जिसने आरक्षण के मुद्दे को जैसे नेशनल कॉन्शियसनेस के सेंटर स्टेज पर ला खड़ा किया। आप सोचिए, रातों रात गलियों से लेकर संसद तक, चाय की दुकानों से लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस तक, हर जगह बस इसी की चर्चा। हाँ, माहौल एकदम गर्म आ गया था। और इसका असर सिर्फ हाँ या ना, समर्थन या विरोध तक ही सीमित नहीं रहा। इसने सचमुच भारतीय राजनीति का पूरा लैंडस्केप, उसकी पूरी बनावट ही बदल दी। कई लोगों के लिए ये एम्पावरमेंट का सिंबल था, तो कई लोगों के लिए कह लीजिए मेरिटोक्रेसी पर हमला। एक जबरदस्त पॉलिटिकल चर्निंग का दौर था वो। हाँ, और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये फैसला बिल्कुल अचानक हवा में नहीं लिया गया था। इसके पीछे एक लंबा इतिहास था। मंडल कमीशन की नियुक्ति तो जनता पार्टी सरकार ने 1979 में की थी, लेकिन वीपी सिंह का 1990 में इसे लागू करने का फैसला असल में पिछड़े वर्ग के नेताओं के सालों के लगातार प्रेशर और उनके बढ़ते हुए पॉलिटिकल क्लाउड का नतीजा था। सही बात। वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे और अब उसे अनसुना करना मुश्किल हो गया था, है ना? बिल्कुल सही कहा। और ये जानना जरूरी है कि 1970 का दशक आते आते पिछड़े वर्ग, खासकर वो जातियां जिन्हें हम अक्सर इंटरमीडिएट कास्ट्स कहते हैं, मतलब सामाजिक हायरार्की में वो जातियां जो ना तो ट्रेडिशनली सवर्ण मानी जाती थीं, ना ही दलित, और अक्सर कृषि या दस्तकारी जैसे व्यवसायों से जुड़ी थीं, वो भारतीय राजनीति में और खासकर राज्यों के स्तर पर एक जबरदस्त ताकत बनकर उभर चुकी थी। अच्छा। चाहे आप उत्तर भारत में लोहियावादी राजनीति का प्रभाव देखें या दक्षिण में द्रविड़ आंदोलन, इन वर्गों की पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन साफ दिख रही थी। वो अब सिर्फ वोट बैंक नहीं थे, वो सत्ता में हिस्सेदारी मांग रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओबीसी आरक्षण की मांग थी, ये कोई 1990 की उपज नहीं थी। ये लड़ाई काफी पुरानी है। अरे, बहुत पुरानी। इसकी गूंज हमें संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक में सुनाई देती है। आप सोचिए, जब भारत का संविधान बन रहा था, उस वक्त पंजाब राव देशमुख जैसे नेताओं ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वकालत की थी। इसी तरह जैसे डॉक्टर अंबेडकर एससीज के लिए कर रहे थे। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर BR अंबेडकर अनुसूचित जातियों मतलब एससीज के हक की आवाज उठा रहे थे। हालांकि उस समय इस पर पूरी तरह सहमति नहीं बन पाई, लेकिन मांग की शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। ये दिखाता है कि आजादी के साथ ही रिप्रेजेंटेशन और सोशल जस्टिस का सवाल कितना अहम था। अच्छा, ये तो वाकई दिलचस्प है कि मांग इतनी पुरानी है। तो फिर इस मांग को एक संगठित रूप देने के लिए, मतलब इसे एक आंदोलन बनाने के लिए क्या कोशिशें हुई? क्योंकि बिना संगठन के तो कोई भी मांग दूर तक नहीं जा पाती। बिल्कुल सही सवाल। और इसी जरूरत को समझते हुए पंजाब राव देशमुख ने 26 जनवरी 1950 को, सोचिए, जिस दिन भारत गणतंत्र बना, उसी ऐतिहासिक दिन ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन यानी AIBCF की स्थापना की। ओहो, उसी दिन? हाँ, इसका मकसद बिल्कुल साफ था। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के मुद्दे को राष्ट्रीय पटल पर उठाना, उसके लिए लॉबिंग करना और सरकार पर दबाव बनाना। ये एक तरह से इस मुद्दे को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की पहली बड़ी कोशिश थी। लेकिन क्या ये फेडरेशन, ये AIBCF एकजुट रह पाया? अक्सर हम देखते हैं कि बड़े सामाजिक या राजनीतिक आंदोलनों में अंदरूनी मतभेद आ जाते हैं। मतलब अलग अलग सोच, अलग अलग राजनीतिक झुकाव, टकराव तो होता ही है। क्या AIBCF के साथ भी ऐसा ही हुआ? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है। AIBCF भी इससे अछूता नहीं रहा। जल्द ही संगठन के अंदर मतभेद उभरने लगे और ये मतभेद मुख्यतः विचारधारा और राजनीतिक निष्ठा को लेकर थे। एक खेमा वो था जिसके नेताओं का झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ था। वो कांग्रेस के फ्रेमवर्क में रहकर ही अपनी मांगें मनवाना चाहते थे। दूसरी तरफ एक मजबूत धारा उन लोगों की थी जो समाजवादी लोहियावादी
मतलब सोशलिस्ट लोहियाइट विचारधारा से प्रभावित थे। राम मनोहर लोहिया पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण के बड़े पैरोकार थे और उनका नजरिया कांग्रेस से काफी अलग था। वो पिछड़े वर्गों के लिए ज्यादा रेडिकल राजनीतिक भूमिका देखते थे। तो विचारधारा का ये टकराव क्या ये संगठन के टूटने की वजह बना, मतलब विभाजन हो गया? हाँ, आखिरकार यही हुआ। एआईबीसीएफ में विभाजन हो गया, एक स्प्लिट हो गया। जो समाजवादी और लोहियावादी विचारधारा वाला गुट था वो अलग हो गया और उन्होंने अपना एक नया संगठन बनाया, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन यानी एनबीसीएफ। अच्छा, एनबीसीएफ। हाँ, अब मैदान में पिछले वर्गों की नुमाइंदगी करने वाले दो बड़े राष्ट्रीय संगठन थे। एआईबीसीएफ के प्रमुख तो पंजाबराव देशमुख ही बने रहे, जो कांग्रेस के नेता थे, और एनबीसीएफ के पहले प्रमुख बने आरएल चंदपुरी। और उनके निधन के बाद चौधरी ब्रह्म प्रकाश, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे थे, इसके नेता बने। अच्छा, तो ये दिखाता है कि पिछड़े वर्गों के आंदोलन में भी अलग अलग राजनीतिक धाराएं थीं, यानी कि अब दो बड़े नेशनल प्लेयर्स थे जो इस मुद्दे को उठा रहे थे, एक एआईबीसीएफ और दूसरा एनबीसीएफ। हाँ, ये दो मुख्य संगठन राष्ट्रीय स्तर पर तो थे ही, लेकिन तस्वीर इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, इनके अलावा भी पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, जिलों में, यहाँ तक कि कस्बों में भी अनगिनत छोटे बड़े इनफॉर्मल और अनरजिस्टर्ड संगठन काम कर रहे थे। अच्छा, मतलब ग्रासरूट्स लेवल पर भी बहुत कुछ चल रहा था। बिल्कुल, ये शायद किसी बड़े बैनर तले ना हो, लेकिन अपने अपने स्तर पर पिछड़े वर्गों के अधिकारों, खासकर आरक्षण की मांग को लेकर सक्रिय थे। इसे आप ऐसे समझ सकती हैं जैसे किसी यूनिवर्सिटी में एक ऑफिशियल स्टूडेंट यूनियन हो, लेकिन उसके अलावा भी कई डिपार्टमेंटल सोसाइटी, हॉस्टल ग्रुप्स, स्टडी सर्कल्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के मुद्दों पर काम करते हैं। ये ग्रासरूट लेवल मोबिलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण थी। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और फिर मंडल कमीशन पर आते हैं। आपने बताया कि इसकी नियुक्ति के पीछे पिछड़े नेताओं का दबाव था, लेकिन क्या कोई और स्पेसिफिक ट्रिगर था, कोई और मांग थी जो मंडल कमीशन के गठन का, कह सकते हैं, तात्कालिक कारण बनी? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर था। मंडल कमीशन की नियुक्ति के पीछे एक लगातार चल रही मांग थी कि जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, यानी काका कलेलकर कमीशन, जी, उसकी रिपोर्ट को लागू किया जाए या कम से कम उस पर कोई ठोस कदम उठाया जाए। ये मांग कई सालों से उठ रही थी, लेकिन सरकारें इसे टाल रही थी। अच्छा, तो मंडल से पहले भी एक कमीशन था, काका कलेलकर कमीशन। ये कब बना था और इसकी कहानी क्या है? इसका जिक्र तो कम सुनने को मिलता है। काका कलेलकर कमीशन का गठन 1953 में हुआ था। जी, ये भी आजादी के बाद पिछड़े वर्ग के नेतृत्व की मांग पर ही पंडित नेहरू सरकार द्वारा बनाया गया था। नेहरू सरकार ने, ओके। हाँ, सरकार ने पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उनकी स्थिति सुधारने का उपाय सुझाने का काम इसे सौंपा था। कमीशन ने 1955 में अपनी रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन यहीं से मामला फंस गया। रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों को लेकर जबरदस्त कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। क्या विवाद था? किस बात पर इतनी असहमति हो गई कि रिपोर्ट लागू ही नहीं हो पाई? देखिए, मुख्य विवाद का मुद्दा था पिछड़ेपन का आधार क्या हो। व्हाट शुड बी द क्राइटेरियन फॉर आइडेंटिफाइंग बैकवर्डनेस। काका कालेलकर ने अपनी रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए वर्ग, मतलब क्लास को, यानी मोटे तौर पर इकोनॉमिक स्टेटस को मुख्य आधार बनाने की सिफारिश कर दी। अच्छा, आर्थिक आधार पर? हाँ, उन्होंने जाति को भी माना, लेकिन वर्ग पर उनका जोर ज्यादा था। लेकिन यहीं पर पिछड़े वर्ग के नेताओं और कमीशन के कई सदस्यों के बीच मतभेद हो गया। उनकी क्या आपत्ति थी वर्ग को आधार बनाने पर? वो क्या चाहते थे? देखिए, पिछड़े वर्ग के नेताओं और कई समाजशास्त्रियों का तर्क था कि भारत में पिछड़ापन सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें सदियों पुरानी सामाजिक संरचना यानी कास्ट सिस्टम में है। उनका कहना था कि पहचान का आधार सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस होना चाहिए, जैसा कि संविधान में भी आर्टिकल 340 में उल्लिखित है। उनका मानना था कि केवल मौजूदा आर्थिक स्थिति देखने से उन हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस और डिप्राइवेशंस की अनदेखी होगी जिनका सामना इन समुदायों ने पीढ़ियों से किया है। बात तो सही है। आप सोचिए, कोई परिवार आज शायद आर्थिक रूप से थोड़ा ठीक हो, लेकिन क्या समाज में उसे वो सम्मान, वो अवसर मिलते हैं जो एक सवर्ण परिवार को मिलते हैं? क्या उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा तक वैसी ही पहुंच मिलती है? ये सवाल उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थे। और संसद ने फिर इस रिपोर्ट का क्या किया? उसे स्वीकार किया या खारिज कर दिया? अंततः भारी बहस और विवाद के बाद संसद ने काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन हो गया। सरकार ने कहा कि कमीशन के सदस्यों में ही सहमति नहीं है और पहचान का कोई स्पष्ट आधार नहीं निकल पाया है। इसी अस्वीकृति ने एक नए आयोग की मांग को और ज्यादा हवा दे दी।
अब मांग ये थी कि एक ऐसा कमीशन बनाया जाए जो स्पष्ट रूप से सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को आधार मानकर पिछड़े वर्गों की पहचान करे, उनकी लिस्ट बनाए और उनके उत्थान के लिए ठोस सिफारिशें दें। और इसी मांग के दबाव में सालों बाद 1979 में जनता पार्टी सरकार ने बीपी मंडल के अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसे हम सब मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। तो मंडल कमीशन बना, उसने अपनी रिपोर्ट दी और फिर 1990 में वीपी सिंह सरकार ने उसे लागू भी कर दिया। 27% आरक्षण ओबीसीज के लिए। यहां तक तो ठीक है, लेकिन क्या इससे आरक्षण से जुड़ा जो पूरा विवाद था, जो सामाजिक और राजनीतिक बहस थी, वो खत्म हो गई? क्या मुद्दा सुलझ गया? अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि मंडल के लागू होने के बाद ये बहस और ज्यादा तीव्र और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। जैसा कि स्रोत बिल्कुल साफ तौर पर कहता है, मंडल कमीशन रिपोर्ट के लागू होने के बाद भी आरक्षण का मुद्दा शांत नहीं हुआ है। ये आज भी उतना ही ज्वलंत है, शायद उससे भी ज्यादा। हाँ, ये तो दिखता है। इसका एक बड़ा प्रमाण ये है कि आज भी लगातार नए नए समूह, नए नए ग्रुप्स, नई नई जातियां और समुदाय ये मांग करते रहते हैं कि उन्हें भी ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाए, उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिले। आप अक्सर अखबारों में पढ़ती होंगी कि फलां समुदाय ओबीसी दर्जे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। ये सिलसिला रुका नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो फिर ये तय कैसे होता है कि कौन सा समुदाय ओबीसी लिस्ट में शामिल होगा और कौन सा नहीं? क्या इसका कोई ऑब्जेक्टिव तरीका है, कोई साइंटिफिक तरीका, कोई तयशुदा फॉर्मूला है? यहीं पर मामला दिलचस्प और थोड़ा पेचीदा हो जाता है। स्रोत के अनुसार ये अब काफी हद तक एक अकादमिक या समाजशास्त्रीय सवाल ना रहकर एक विशुद्ध राजनैतिक सवाल, अब पॉलिटिकल क्वेश्चन बन चुका है। अच्छा, मतलब प्योरली पॉलिटिकल? हाँ, थियोरेटिकली राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, एनसीबीसी जैसी संस्थाएं हैं जो सिफारिशें देती हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से कोई समुदाय ओबीसी के रूप में पहचाना जाएगा या नहीं, ये बहुत हद तक पॉलिटिकल फैक्टर्स पर निर्भर करता है। ये राजनीतिक कारक क्या हो सकते हैं? मतलब जमीन पर कैसे काम करते हैं ये फैक्टर्स? देखिए, कई चीजें हो सकती हैं, जैसे किसी समुदाय की पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कितनी मजबूत है, चुनाव में उनका संख्याबल, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कितना मायने रखता है, क्या वो किसी सत्ताधारी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण वोट बैंक हैं, क्या उनके नेता प्रभावशाली हैं और सरकार पर दबाव बना सकते हैं, सरकारों की अपनी राजनीतिक मजबूरियां क्या हैं, क्या कोई चुनाव नजदीक है। ये सब बातें भूमिका निभाती हैं। कई बार ये मांगे जायज हो सकती हैं, कई बार शायद उतनी नहीं, लेकिन अंतिम फैसला अक्सर राजनीतिक समीकरणों, पॉलिटिकल इक्वेशंस को ध्यान में रखकर होता है। तो मतलब ये कोई लैब टेस्ट जैसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये पावर डायनामिक्स और पॉलिटिकल बार्गेनिंग का खेल ज्यादा बन गया है। और यहाँ एक गहरी बात सोचने की है, जो स्रोत सीधे तौर पर शायद न कहे, पर इशारा करता है। आखिर क्यों ओबीसी या किसी भी आरक्षित श्रेणी के रूप में पहचान आज भी इतनी महत्वपूर्ण, इतनी पॉलिटिकली चार्ज्ड बनी हुई है? क्यों समुदाय इसके लिए इतने संघर्षरत हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद इसका गहरा संबंध भारत के पावर स्ट्रक्चर और रिसोर्सेज के बंटवारे, रिसोर्स एलोकेशन की लड़ाई से है। रिजर्वेशन महज एक पॉलिसी टूल नहीं है, ये सोशल मोबिलिटी का, दशकों या सदियों के मार्जिनलाइजेशन को काउंटर करने का और देश के रिसोर्सेज और पावर स्ट्रक्चर में अपनी वाजिब हिस्सेदारी मांगने का एक प्रतीक और जरिया बन गया है। जब तक समाज में गहरे स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज मौजूद रहेंगी, जब तक अवसर समान नहीं होंगे, तब तक इस तरह की पहचान आधारित मांगे उठती रहेंगी और राजनीति का एक अहम हिस्सा बनी रहेंगी। ये सिर्फ नौकरियों या सीटों का सवाल नहीं है, ये डिग्निटी, रिकग्निशन और रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई भी है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको पिछड़े वर्ग आंदोलनों यानी बैकवर्ड क्लासेस मूवमेंट्स पर हमारी आज की ये गहन चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और दिलचस्प चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।